डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 8 के पाठ जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक के शुरू में अंक विभाजन यानी कि हमारी परीक्षा में किस पाठ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखें, जो 8 का पाठ है कार्बन एवं उसके यौगिक, यह 4 नंबर का पाठ है। बोर्ड परीक्षा में इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है और ये 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो इस प्रकार से हमें इस पाठ में से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन तैयार करना है और 3 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन तैयार करना है। उसी के अनुसार हम इस पाठ को याद करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। और इस पाठ में जो टॉपिक हैं वो भी हमारी पाठ्य पुस्तक में देखिए, यहाँ जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें प्रत्येक पाठ के टॉपिक दिए गए हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने 8 के पाठ में कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि पाठ का नाम है। उसमें जो टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से टॉपिक होंगे, वो उसमें कार्बन परमाणु की विशेषता, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है उसका वर्गीकरण, यानी कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाता है, जुड़ता है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और कार्बन के अपर रूप, ठीक है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप, उनके बारे में आगे हीरा ग्रेफाइट फुलरिन के बारे में पढ़ेंगे अपन। और कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है। कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाता है, एक चेन बनाता है। और फिर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण के लिए जो पद्धतियां हैं अपने सिलेबस में, मुख्य रूप से 3 पद्धतियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और सरल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। एल्कीन एल्काइन जो है, हाइड्रोकार्बन। और फिर उसके बारे में आगे हम दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, हमारे दैनिक जीवन में जो कार्बनिक यौगिक हैं कौन कौन से हैं और वो उनकी संरचना कैसी है, वो कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें अपन इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने पाठ से शुरुआत करें। तो आज का ये जो वीडियो है ये विशेष रूप से इस पाठ के बारे में सामान्य जानकारी के लिए है और छोटा वीडियो ही है। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं, लाइन टू लाइन चलेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले लिखा है बर्जीलियस। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है। तो बर्जीलियस की धारणा थी, यानी कि बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। यानी कि कार्बनिक यौगिक जो हैं वो जीवों के अंदर ही बनते हैं, उनको जीव ही बना सकते हैं। ये बर्जीलियस का मानना था, बर्जीलियस ने इसके बारे में बताया था। देखिए कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है, अपन ने पहले भी कई बार इसके बारे में बता रखा है कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलेगा तो ये हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन का जो अणु बना है, इस अणु में दोनों परमाणु एक जैसे ही है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है, तो यह तत्व कहलाएगा। परंतु जब हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन एक अलग प्रकार का परमाणु मिल गया साथ में, तो ये H2O, ये जो H2O है जल का एक अणु है, परंतु यहाँ पर यह है यौगिक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि इस अणु में, H2O जल के एक अणु में 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। 2 तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में, अनुपात निश्चित है, जैसे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 2:1, ठीक है। यौगिक में निश्चित अनुपात होता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं या संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो यौगिक बनाते हैं। तो इसी प्रकार से कार्बन भी यौगिक बनाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन में ये CH4 है, ठीक है, मेथेन बन गया। इस प्रकार से जैसे अपने CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना, CNG है, ये सारे बहुत सारे इस प्रकार से कार्बन अपने यौगिक बनाते हैं। उनके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो बर्जीलियस का यह मानना था कि कार्बनिक जो यौगिक हैं ये
जीव जो जितने भी जीव है, पेड़ पौधे हो सकते हैं या जंतु हो सकते हैं, मनुष्य भी है, कि उन जीवों के शरीर में ही बनता है, जीवों से ही कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। ये बर्जीलियस का मानना था। ठीक है। और उन्होंने ये बताया उस समय कि इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है, यानी कि हम कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला के अंदर, लैब के अंदर नहीं बना सकते। ठीक है। ये बर्जीलियस का मानना था, जो कि गलत सिद्ध हुआ बाद में। ठीक है। और इसे ही जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन, जो 1 नंबर का क्वेश्चन इस पाठ में से जो आना है, वो यहां से बन के आ सकता है कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो आपको इसका आंसर का लिखना है कि बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवधारी जितने भी सजीव हैं, सजीवों के शरीर में होता है, या कार्बनिक यौगिक जीवधारी के स्रोतों से ही प्राप्त हो सकता है। इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। इसे ही जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। ठीक है। आगे लिखा है, तत्पश्चात जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थ को कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा। और जो ऐसा यौगिक जिसके अंदर कार्बन हो, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो, वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। ठीक है। तथा कार्बन के यौगिक अर्थात कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाने लगा, क्योंकि ये रसायन विज्ञान का पॉइंट है, रसायन विज्ञान का चैप्टर है, पार्ट है। तो रसायन विज्ञान जो है वो उसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कार्बनिक में अपन जो कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक यौगिक हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन, जिसे अपन इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में बर्जीलियस के बाद में एक अगले वैज्ञानिक जो हैं वो हैं वोहलर। नाम क्या है? वोहलर। आप नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में से अगर बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, बर्जीलियस का यह मानना था कि कार्बनिक यौगिक जीवों के शरीर से ही प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वोहलर ने क्या किया, इसको प्रयोगशाला में बना दिया। कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले किसने बनाया प्रयोगशाला में? वोहलर ने बनाया। तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, या सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक किस वैज्ञानिक ने बनाया? तो आंसर होगा वोहलर। ठीक है। और इन्होंने जो कार्बनिक यौगिक बनाया वो अकार्बनिक पदार्थों से बनाया। खास बात यह है, यौगिक तो कैसा है? कार्बनिक। जो बना वो कार्बनिक है, लेकिन वो बना किनसे था? अकार्बनिक पदार्थों से बना था। तो आगे लिखा है कि वोहलर ने अकार्बनिक पदार्थों, जैसे मान लीजिए 2 पदार्थ लिए उन्होंने, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इनको जोड़ करके और गर्म किया। देखो, ये रहा अमोनियम सल्फेट और ये रहा पोटेशियम साइनेट। अमोनियम यानी कि NH4 और सल्फेट यानी कि SO4। पोटेशियम ये रहा K मानी पोटेशियम, और CN का लो साइनेट है, CNO। ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इन दोनों को क्या किया? गर्म किया। देखो, गर्म करने के लिए अपन ये त्रिभुज का जो सिंबल है ये काम में लेते हैं। ये जो बना हुआ है ये गर्म करने का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। को गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया बनाई सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन इस पैराग्राफ में ये बनता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया पदार्थ कौन सा था? यूरिया। ठीक है। या वोहलर ने प्रयोगशाला में कौन से पदार्थ का संश्लेषण किया, निर्माण किया? उसका आंसर होगा यूरिया। ठीक है। और एक चीज और, यूरिया का जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया कि यूरिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको ये जो देखिए, यहाँ इस पूरी अभिक्रिया को अपन समझते हैं पहले कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट दोनों के मिलने से यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट जो है ये बनता है साथ में, और अमोनियम साइनेट बन जाता है। ठीक है। कहने का मतलब, ये जो पोटेशियम है इससे साइनेट अलग हो गया और ये अमोनियम से सल्फेट अलग हो गया। तो ये तो बन गया, ये बीच वाला जो है पोटेशियम। ठीक है। ये रहा पोटेशियम और ये सल्फेट, तो ये तो बन गया पोटेशियम सल्फेट। और बाहर इधर क्या बचा? इधर बचा अमोनिया यानी कि अमोनियम, और ये इधर बचा साइनेट। इन दोनों के मिलने से बन गया ये अमोनियम साइनेट। ठीक है। तो यहां पर ये जो अमोनियम साइनेट है इसको अपन और गर्म करेंगे। आगे लिखा है, ये रहा NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट। इसको और गर्म करते हैं अपन, गर्म करते हैं तो यूरिया बनती है। अब देखो यहाँ पर N, ठीक है, H4 लिखा हुआ है और ये CNO। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो, देखिए यहाँ पर क्या होगा,
नाइट्रोजन का एक परमाणु और नाइट्रोजन का दो परमाणु, ये रहा नाइट्रोजन का एक परमाणु और ये रहा दूसरा परमाणु। अपन यहाँ इस अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बिल्कुल दिख रहा है नाइट्रोजन के इधर जो क्रिया कारक है उधर दो परमाणु थे, और क्रियाफल इधर जो दाएं तरफ है क्रियाफल इधर भी दो परमाणु है। फिर अपन देखेंगे यहाँ बच गया, क्या बचा यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के चार परमाणु हैं, तो दो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ जुड़ गए और दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ गए, चार हो गए, संतुलित हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन बीच में यहाँ पर है। तो इस प्रकार से NH2CO NH2 यानी कि CO जो है उसके दोनों तरफ इधर भी NH2 जोड़ दीजिए और इधर भी NH2 जोड़ दीजिए, तो ये यहाँ पर यूरिया बन जाएगा। तो यूरिया का सूत्र आपको याद करना बहुत ही आसान है। इसको कैसे याद करोगे आप, कि यहाँ जो बीच में CO है उसके दोनों तरफ आप NH2 और NH2 जोड़ दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये यूरिया का निर्माण होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन, जो एक खास बात और है इसमें, वो ये बनती है कि वोहलर ने जो खोज की, यूरिया जो बनाई है प्रयोगशाला के अंदर, तो इससे जैव शक्ति जो सिद्धांत है, जैव शक्ति सिद्धांत क्या था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो जीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। वो गलत हो गया, गलत साबित हो गया ना, क्योंकि वोहलर ने क्या कर दिया, प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिक बना दिया। ठीक है, तो वोहलर की खोज से जो जैव शक्ति सिद्धांत जो पहले बर्जेलियस ने दिया था उसका खंडन हो गया। खंडन का मतलब वो गलत सिद्ध हो गया, वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत को गलत साबित किसने किया, तो आंसर होगा वोहलर ने। कैसे किया, क्योंकि जो जैव शक्ति सिद्धांत था बर्जेलियस के अनुसार उसमें यह था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो जीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, उनका प्रयोगशाला में निर्माण नहीं किया जा सकता। परंतु वोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण करके ये सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। ठीक है, और प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाने के प्रयत्न शुरू हो गए। उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक जो है सारे लगे कि हमें कार्बनिक यौगिक और भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाने हैं। अब ये कार्बनिक यौगिक क्योंकि अपन बात कर रहे हैं बार बार, तो ये कार्बनिक यौगिक है क्या, आप अपने कहाँ काम में आते हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम दैनिक दिनचर्या में, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठते हैं रात को सोते हैं तब तक हम पूरे दिन भर अपने दिनचर्या के अंदर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से, जैसे अनाज जो अपन खाते हैं, अनाज में कौन कौन से आते हैं, अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है, ये अनाज होते हैं। आपका एक पाठ भी आएगा, देखिएगा 14 का पाठ अपन पढ़ेंगे, उसमें पादप व जंतुओं का आर्थिक महत्व है। वहां आपके ये देखिए अनाज का एक टॉपिक है अलग से ही, अनाज, ठीक है, रहा अनाज। अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। जैसे मान लीजिए C6H12 है O6, तो ग्लूकोज बन गया, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो 1:2:1 में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अपन जो खाना खाते हैं उसमें जैसे गेहूं की चपाती है या चावल खाते हैं, मक्का या बाजरा खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ देखिएगा इसमें लिखा है कि स्टार्च से प्रचुर, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। ठीक है, तो अनाज के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बनिक यौगिक, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है ये भी कार्बनिक यौगिक है ना। यहाँ देखो जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ये कार्बन है इसके अंदर, तो ये कार्बनिक यौगिक है। अब इस पाठ में आपको याद क्या करना है, इस पाठ में आपको जैसे अनाज के नाम है, मसालों के नाम है, तेल वाले पौधों के नाम है, वो नाम याद करने हैं, उनके वैज्ञानिक नाम, जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइबम है। तो आप साथ साथ ये जो 14 का पाठ है इसको बाद में आपको समय बहुत कम मिलेगा, ठीक है, इनके नाम याद करने के लिए। तो आप 14 नंबर का जो पाठ है उसके जो पौधों के वैज्ञानिक नाम है उनकी एक लिस्ट बनाइए, एक रजिस्टर में एक पेज लीजिए और उस पे आप लिस्ट बना करके उस पेज को, उस पन्ने को आप अपने जहां आप बैठ के पढ़ते हो वहां चिपका दीजिए, अपनी दीवार पे वहां चिपका दीजिए। और उस ये जो इसमें जो 20, 25, 30 जो पौधों के नाम हैं उन नामों को बार बार रिपीट कीजिए, रोज रिपीट कीजिए। एक दिन में आपके सारे नाम याद नहीं होंगे, और ये आपको मैंने याद करने का तरीका बताया है, एक ट्रिक बताई है जिससे आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। तो ये तो था अपने अनाज के बारे में, ठीक है ना, अनाज हो गया। और टेबल और कुर्सी, ये आप जानते हो कि
जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, इमारती जो लकड़ी होती है, बड़े जो वृक्ष होते हैं उनसे जो इमारती लकड़ी है उससे टेबल कुर्सी फर्नीचर बनता है। ठीक है, तो पादप जो है, पादप के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है, भोजन बनाते हैं, तो उनके अंदर भी कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, जो जैसे उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है। और भोजन के रूप में जो स्टोर करते हैं, फ्रक्टोज है ना, ठीक है, जैसे माल्टोज है, ये जो शर्करा होती है वो सारी ही कार्बोहाइड्रेट ही है। और पेट्रोल, पेट्रोल जो कि हमें पृथ्वी के अंदर ड्रिल करके वहां से जो निकालते हैं उसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रो प्लस ओलियम, चट्टानों का तेल। तो ये जो पेट्रोलियम होता है उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन करने से उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, और ईथर, उसके अलावा एलपीजी, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोल भी एक कैसा पदार्थ है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। देखिएगा इसमें अपने एक पार्ट आएगा पेट्रोलियम वाला, इसी में देख लेंगे अपन, आगे आएगा इसी के अंदर। और आगे है रसोई गैस। रसोई गैस जो अपने खाना बनाते हैं घरों में, जो सिलेंडर होता है, रसोई गैस के अंदर एलपीजी होती है। क्या होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो पेट्रोलियम जो मिट्टी से खोद के निकालते हैं वो अशुद्ध अवस्था में होता है और उसका प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन का मतलब है अलग अलग तापमान पे उसको गर्म किया जाता है। तो जब अपन अलग अलग तापमान पे गर्म करेंगे तो उसमें बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, पेट्रोल, डीजल, है ना, कोलतार, और अपने वेसलीन, मोम, बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं। तो उसमें से एक एलपीजी भी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो कि रसोई गैस है। तो ये अपने इस पार्ट के अंदर ही, यहां देखो आगे मिलेगा, ये रहा, ये सीएनजी वाला टॉपिक है ना, इसके पास में ये रहा सीएनजी। सीएनजी बोलते हैं अपन संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से ये रहा एलपीजी के बारे में। ये बता रहा है कि पेट्रोलियम का, जब पेट्रोलियम यानी कि जो चट्टानों से नीचे से जो तेल निकाला है, तेल के जो कुएं हैं वहां से तेल निकाला, और जब उनका प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन का मतलब मैंने बताया कि अलग अलग तापमान पे गर्म करेंगे, तब पेट्रोलियम के कई अवयव, कई चीजें, जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, और वेसलिन, इथर, मोम, वेसलिन, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कोलतार के साथ में मुक्त होने वाली गैस, और एक गैस भी निकलती है जिसका नाम क्या है? पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब के ऊपर, उच्च ताप के ऊपर इसको संपीड़ित कर देंगे। ठीक है, संपीड़ित करने पर यह द्रव्य बदल जाएगी, तो इसको कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा नाम भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जो कि अपन बाद में देख लेंगे। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे कागज। कागज के अंदर जो अपन, आपकी जो कॉपी किताब है उसमें कागज जो है, कागज भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं, जैसे बांस है उसके पत्तियों से, इनसे, और भी कई प्रकार के पौधे हैं उनसे कागज तैयार किया जाता है। फिर है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो आप घरों में देखते हो, प्लास्टिक की कुर्सी है, प्लास्टिक की जो आपके टूथपेस्ट के जो कवर है या ब्रश है, ठीक है, प्लास्टिक की बहुत सी सारी चीजें हैं, आप अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। तो ये भी इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे आगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक जो है वो देखिएगा अपन को कहाँ मिलेगा इसमें, ये इस पार्ट में आगे जो पॉइंट आएंगे इसी पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं। ये रहे प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक में जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन की थैलियां तो अपन काम में लेते हैं ना, ये पॉलीथीन है, या प्लास्टिक के पाइप है ना, पीवीसी, प्लास्टिक के पाइप, जूते, चप्पल वगैरह, ये सारे इनमें भी कार्बनिक पदार्थ है। देखो यहाँ रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, तो आप देख पा रहे हैं, ये सारे अपन आगे पढ़ लेंगे। कपड़े, कपड़े जो अपन यूज करते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े हैं, वो रुई से बनते हैं। रुई जिसे कपास भी कहते हैं अपन, कपास के पौधे से रुई प्राप्त होती है। तो ये जो कपड़े, जो कॉटन वाले कपड़े हैं, रुई के अंदर सेलुलोज होता है, रुई में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज भी एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है। इसी प्रकार से अन्य जो कपड़े हैं, जैसे नायलॉन के हैं या फिर टेरिलिन के हैं, वो सारे ही कपड़े, उनमें भी कार्बनिक पदार्थ हैं। तेल है, ठीक है, तेल जैसे खाने का तेल है, अपन उसकी बात करें, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, उसके अंदर भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि तेल जो है वो वसा है, फेट है, और उसमें फैटी एसिड होता है। और साबुन और अपमार्जक, जो कि अपन 5 के पार्ट में पढ़ चुके हैं, ये भी कार्बनिक यौगिक है। साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, जिसको सर्फ कहते हैं अपन, तो ये भी अपने देखिए 5 के पार्ट में ही रहा साबुन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं साबुन 5 के पार्ट में है अपने ये। तो यहाँ इसको आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा है,
साबुन जो है ये दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन, उसमें देखो कार्बन होता है, कार्बन परमाणु परमाणु होते हैं, वसा अम्ल होते हैं और उनके सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। इसी प्रकार से अपमार्जक की बात करें अपन, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट जो है उसमें भी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। ये जो आर लिखा ना, ये हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये समझ रहे होंगे कि कार्बनिक यौगिक जो है, जैसे कि यहाँ देखो ये लिखा हुआ, ये रहा कार्बन है ना, कार्बनिक यौगिक है, और ये यहाँ ये इस प्रकार से जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है हाइड्रोकार्बनिक भाग है, एक लंबी श्रृंखला है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन दो हो तो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक जो है अपने दैनिक जीवन में, जैसे पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो काले रंग का जो अंदर ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बनिक, वो उसमें कार्बनिक कार्बन होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट इसको कहते हैं। रबड़, रबड़ भी अपन पढ़ेंगे, अपने दैनिक जीवन में रबड़ खूब काम में आता है, तो ये भी इस पार्ट के लास्ट में अपन को मिलेगा। देखिएगा इसको अपन देखें तो ये रहा अंतिम पॉइंट इस पार्ट का, ये रहा रबड़, ठीक है ना, ये रहा संश्लेषित रबड़, यहाँ लिखा हुआ ना रबड़। तो रबड़ के बारे में पढ़ेंगे अपन, ये सारे कार्बनिक यौगिक ही हैं। तो चलिए अपने ये समझा कि अपने दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं। इसके बाद में जो एक खास बात वो है, ये है कि इन सभी पदार्थों में कार्बन तत्व पाया जाता है। कार्बन परमाणु आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 6 यानी कि 6 नंबर पे आता है। और हम ये जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि मोजले के द्वारा दी गई थी, हमने 7 के पाठ में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो आवर्त सारणी है, उसमें वो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक, जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है क्योंकि उसके पास में 1 प्रोटॉन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है क्योंकि उसके पास में 6 प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में कार्बन परमाणु, जैसे संरचना अपन बात करें परमाणु की संरचना में, नाभिक बीच में होता है, वहां प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसी कक्षा के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है। अगर और सारणी की अपन बात करें 7 के पार्ट में देखिएगा, ये रहा हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5 और कार्बन 6 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये इस तरफ जो पीले रंग में आपको देख पा रहे हो आप इधर, ये सारे के सारे क्या है? ये अधातु हैं। तो कार्बन क्या है? एक प्रकार का अधातु है, अधात्विक तत्व है, ठीक है। और कार्बन जो है ये कार्बनिक पदार्थ ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं और ये गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है, कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन सकती है। तो कार्बनिक जो यौगिक हैं या तत्व हैं वो मुख्य रूप से ठोस या गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से और सारणी में हमने यहाँ पर कार्बन की स्थिति को देखा। कार्बन 6 नंबर पे होता है और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। इसके छोटे आकार के कारण इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध द्वारा द्विबंध और त्रिबंधों का भी निर्माण कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो है, देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। 4 संयोजकता क्यों होती है? क्योंकि इसके परमाणु संरचना पर अपन देखें, बीच में नाभिक, मान लीजिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरी कक्षा में यहाँ बना रहा हूँ, दूसरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिए। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 4 इसलिए होती है क्योंकि ये 4 दूसरे पदार्थ के या दूसरे तत्व जो हैं उनके पास जो परमाणु है उनके साथ में ये साझा करेगा, ठीक है ना, पार्टनरशिप करेगा। इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान नहीं करता है, ये साझा करता है। और जिसमें जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान न होकर के उनका साझा होता है, यानी कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, वो पार्टनरशिप करते हैं, साझा करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं। तो वो जो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके अणु या यौगिक बनाते हैं, वो परमाणु जो आपस में बंध बनाते हैं उसे अपने सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है। क्योंकि कहने का लोग कार्बन के पास में यहाँ पर जो 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 परमाणु, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु है, इस हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 परमाणु है और एक हाइड्रोजन इधर मान लीजिए इसके पास भी 1 परमाणु है। तो ये हाइड्रोजन, इसको 1 और चाहिए तो ये कार्बन वाले का ले लेगा इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन को 1 परमाणु और चाहिए तो ये कार्बन वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी प्रकार से यह हाइड्रोजन इस कार्बन वाले का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन इस ले लेगा। और कार्बन को भी 4 चाहिए तो ये कार्बन 4 जो हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के जो पास में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले लेगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब इस कार्बन ने इन हाइड्रोजन परमाणु के साथ में पार्टनरशिप की है, इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, ठीक है।
और इसे सहसंयोजक, ये जो बंध बनता है ये सहसंयोजक बंध है। यहाँ खास बात यह है कि कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो उस समय तो उसमें सिग्मा बंध होगा। कौन सा बंध होगा? सिग्मा बंध, जो लिखा है यहाँ पर, सिग्मा का ये सिंबल है, प्रतीक चिन्ह। और जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, जैसे मान लीजिए दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है साथ में, कार्बन कार्बन, तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई बंध होगा, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो उसमें सिग्मा तो एक बॉन्ड ही होगा और पाई के दो बंध होंगे, पाई जो है पाई वाले दो बंध होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, सिग्मा जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड के अंदर भी होता है सिग्मा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में हो या कार्बन, जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन की, इसकी बात करें अपन, यहाँ इसको देख लें इस उदाहरण को, ये तो एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक सिग्मा है और दो पाई पाई है, क्योंकि तीन बॉन्ड है ना, यहाँ पर तीन बंध है, तो यहाँ पर दो क्या है, दो पाई है, ठीक है, एक सिग्मा और दो पाई। अगर यहाँ इसकी बात करें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड है। देखो कार्बन की संयोजकता तो 4 ही है, जो ऊपर वाले में यहाँ देख लीजिए आप, ये तो इधर एक रहा कार्बन की संयोजकता और ये 3 रही इधर कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी, ठीक है। यहाँ भी कार्बन की संयोजकता 4 ही है, 2 इधर और 2 इधर, तो ये जो दो बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, ठीक है, एक एक तो सिग्मा हो गए और एक पाई है इसमें और एक पाई है इसमें, एक एक पाई बॉन्ड हो गए। तो इस प्रकार से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं, ठीक है। वो द्विबंध भी हो सकते हैं या त्रिबंध भी हो सकते हैं। कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के कारण कई यौगिकों का निर्माण करता है और इसकी संख्या जो है अन्य सभी तत्वों के द्वारा बनाए गए कुल संख्या की तुलना में कई गुना अधिक है। यानी कि एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे ज्यादा यौगिक कौन सा परमाणु बनाता है, तो उसका आंसर होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन एक ऐसा परमाणु है, एक ऐसा तत्व है जो अन्य जितने भी तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अन्य जितने भी हैं, उन सभी को मिलाकर के भी कार्बन जो है वो उनसे ज्यादा, उन सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा यौगिक जो है वो पृथ्वी के ऊपर कार्बनिक यौगिक ही हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर हमने, इस पाठ के जो शुरुआत के अंदर जो जैव शक्ति सिद्धांत था, ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में समझा, और सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक वोहलर ने यूरिया को बनाया, किस प्रकार से बनाया उसको समझा, और कार्बनिक यौगिक जो है जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किस प्रकार से हुआ, कार्बनिक यौगिक किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं उसको समझा, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक है वो 6 नंबर पे होता है, उसकी संयोजकता 4 होती है, और उसमें किस प्रकार से सिग्मा और पाई बंध बनते हैं उनके बारे में अपन ने समझा। अगले वीडियो के अंदर अपन कार्बन परमाणु की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।